हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो 2024 का रिजल्ट आ गया है और अब की बार एमके सर इंस्पिरेशन आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब परिवार की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि अब की बार इस चैनल पर लगभग सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका 90 प्लस आया है या उसके अराउंड में आया है 12th में रिजल्ट। और ये कोई भाई 90, ये कोई हलवा नहीं है, 90% बनाना हलवा नहीं है। और अब की बार आपको फोड़ना है बच्चों, तो इसलिए हमारे प्यारे रसगुल्ले 2025 में 90 प्लस फोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम समझेंगे केमिस्ट्री के एक और शानदार टॉपिक को। अब हम भी फ्री होंगे हैं तो आपको परेशान होना नहीं है, वीडियो रेगुलर आएगी। तो बच्चों आज समझेंगे परासरण, और जितने आपके पिछले क्लासेस हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं है। तो आज सीखेंगे परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, और साथ ही में प्रतिलोम परासरण। ये टॉपिक बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। चलिए इनको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे, आपको किताबी लैंग्वेज हम नहीं रटाएंगे बच्चों, एकदम सरल से सरल भाषा से में समझाएंगे ताकि चीजें आसानी से आपके माइंड में स्टोर हो जाए। देखिए परासरण है क्या, तो परासरण समझने के लिए आपको एक फिगर थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। हमने बच्चों क्या बना दिया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अब आप कहेंगे ये क्या है सर? तो देखिए बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं, या जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल से, लेकिन विलायक के अणु आसानी से आर पार चले जाएं, तो उस झिल्ली को कहा जाता है अर्धपात्र झिल्ली, या फिर चर्मपात्र झिल्ली, या अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्लियर? यानी अगर जैसे देखें आप, जो अंडा होता है तो अंडे के अंदर एक महीन लेयर होती है, एक महीन झिल्ली होती है, तो वही है अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली। प्याज के अंदर भी बच्चों झिल्ली निकलती है, तो उसको भी आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो हो जाता है, तो ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इधर जैसे यहां पर बच्चों मान लेते हैं कि यहां पर विलयन है और एक इधर कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इसकी सांद्रता क्या है? कम है। इसकी जो सांद्रता है वो क्या है? सांद्रता कम है, और इसकी सांद्रता अधिक है, ठीक। यानी इसमें क्या है? सॉल्यूशन या विलयन भरा है। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब यहां पर हमने क्या बताया कि भाई इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक, यहां पर। और ये क्या है? इसको कहते हैं बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसी को बोलते हैं चर्मपात्र या चर्मपत्र झिल्ली, ठीक। अर्धपारगम्य झिल्ली कह लो आप, या चर्मपात्र झिल्ली कह लो। अब देखिए कहते किसको हैं, तो ये तो हमने बता दिया कि भाई अगर आ गया अर्धपारगम्य झिल्ली, ये भी कभी कभार पूछता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली वो झिल्ली है जिसमें से विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं, जबकि विलायक के अणु आर पार आसानी से चले जाएंगे। यानी जैसे पानी है तो आसानी से छन जाएगा नीचे, लेकिन जैसे उसमें शहद डाल दिए, एल्बुमिन डाल दिया आपने, जिलेटिन गोंद, ठीक है ना, ये सब डाल दिया तो आर पार नहीं जाएंगे, जाएंगे तो भी बहुत ही कठिनता से। तो वो झिल्ली कहलाती है अर्धपात्र, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली। अब समझिएगा कि परासरण क्या है, एकदम आसान है। देखिए इधर हमने क्या बताया, कोई विलयन है जिसकी सांद्रता कम है, इधर एक विलयन है जिसकी सांद्रता अधिक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि भरा है, इसमें क्या, इसमें भी जो भी विलायक है, अब विलायक के अणु, इसमें विलायक के अणु, इनको क्या करना है, अर्धपात्र झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली से इधर गुजारना है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, यही प्रक्रिया हो जाती है मतलब परासरण। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि विलायक के अणुओं का चर्मपात्र झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होता है, इधर से इधर जो प्रवाह होता है बच्चों, इसी प्रवाह को कहते हैं परासरण। क्लियर हो गया? क्या बताया बच्चों कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब जो बहाव होता है, वो क्या कहलाता है?
परासरण। ठीक है ना, बस इतना याद रखना बच्चों कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से जब अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं या जाते हैं, देन इस घटना को कहा जाता है परासरण। एग्जैक्ट हो गया, एकदम क्लियर। चलिए, तो ये आप लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि विलायक के अणुओं का, ठीक, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, इसको रफ कर देते हैं भाई, ये तो अब हो गया है ना, इसको तो समझ ही गए हो। ठीक, लिखेंगे बच्चों कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ठीक ना, एकदम आसान कि भाई विलायक के अणुओं का, विलायक मतलब जैसे पानी हो गया बच्चों, तो विलायक के अणुओं का अर्धपात्र झिल्ली मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली कह लें या चर्म पात्र झिल्ली, दोनों एक ही है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो प्रवाह होता है, यानी उसका जो बहाव होता है, उसी को कहते हैं परासरण। अब परासरण हो गया, तो भाई परासरण से ज्यादा जो परिभाषा पूछता है बच्चों, तो वो पूछता है कि परासरण दाब क्या है। ठीक है ना, परासरण दाब किसे कहते हैं, क्योंकि परासरण से ज्यादा जो पूछता है परिभाषा, वो पूछता है कि भाई परासरण दाब किसे कहते हैं। अब देखिएगा, परासरण दाब ये भी एकदम सिंपल है। परासरण दाब अभी जो हमने फिगर बनाया, ये भी जो फिगर बनाया था बच्चों, मान लेते हैं कि हमने बताया कि बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली है, तो यहां पर लिखेंगे कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब। मान लेते हैं कि भाई ये अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली है, तो इस पर आप जो बाह्य न्यूनतम दाब लगाते हो। अब दाब लगाओगे तो भाई दाब लगाने से क्या होगा, ये जो परासरण है ये प्रभावित होगा। ठीक है ना, यानी इससे क्या हो जाएगा, जो परासरण की प्रक्रिया है वो बाधित होगी, यानी रुक जाएगी। तो वो जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को कहते हैं परासरण दाब। अब सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि अर्धपात्र झिल्ली मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली लिख लें या चर्मपात्र झिल्ली लिख लें या फिर विलयन बोल दे, कुछ भी बोले, कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया विधि को रोक दे, उसी को कहते हैं परासरण दाब। है ना आसान। तो हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो परासरण, जो परासरण क्रिया को रोक दे। ठीक, वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम आसान वाली बता रहे हैं, इतना याद रखना बच्चों। ठीक है, वह मतलब विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। और इसको बच्चों पाई से दर्शाया जाता है, इसे पाई से दर्शाते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। ठीक है ना, ये तो परासरण समझ में आ गया। परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, रटना नहीं रसगुल्लो हम बार बार कहते हैं। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, केवल समझ आ जाता है।
ठीक है भाई। परासरण में बताया कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो प्रवाह होता है परासरण कहलाता है। फिर हमने बताया कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया विधि को रोक दे उसी को कहते हैं परासरण दाब, और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब देखिए हम देखते हैं भाई, अब यहां पर परासरण दाब समीकरण, ठीक है, ये जो परासरण दाब समीकरण क्या होता है, ठीक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। परासरण दाब समीकरण जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए परासरण दाब समीकरण इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, इसमें चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, ताप दाब नियम सब अप्लाई होता है। तो अगर एक चीज ध्यान दे बच्चों, आपको अगर पता हो, ठीक, अगर आपको पता हो कि जो ताप दाब का समीकरण होता है या गैस समीकरण होता है, जो गैस समीकरण होता है, ठीक, गैस समीकरण आपने 11th में पढ़ा है कि इसमें क्या चलता है, पीवी बराबर एनआरटी, याद आया, पीवी बराबर एनआरटी ये होता है। तो इसमें जो परासरण दाब समीकरण होता है बच्चों, यही हो जाता है कि यहां पर जो P होता है, P के स्थान पर वही चीज यहां पर पाई लिखा जाता है। तो जो पाई V बराबर होता है बच्चों वो NRT होता है, ठीक। यानी सब जो बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, ताप दाब नियम सब मिलाते हैं तो ये बनता है, ठीक है। ये तो भाई आपने डिटेल्स में पढ़ा है 11th में, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। या फिर बच्चों इसी को हम एक अलग तरीके से लिखते हैं, या इसी को लिखा जाता है जो को इसको ऐसे लिख करके भाई पाई बराबर, भाई ये V नीचे रखेंगे तो N/V/RT, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, इसको कई रूप में लिखा जाता है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर बच्चों N/V, चूंकि लिखना चाहेंगे यहां पर लिख सकते हैं कि जो N/V होता है वो बराबर C यानी सांद्रता के होता है, ठीक। जब ये हो जाएगा तो भाई ये समीकरण कुछ अलग लेवल का फिर बन जाएगा। तो ये समीकरण आपका बन जाएगा बच्चों क्या, भाई पाई बराबर N/V बराबर C जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा CRT, तब ये फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक। या इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, अभी इसको जितने तरीके से लिखा जा सकता है हम सब लिख दे रहे हैं। पाई बराबर CST भी लिखते हैं, ठीक। तो है सबके सब फार्मूले एक ही, ठीक, यानी सभी के सभी मतलब ये परासरण दाब के हैं। मतलब जब अगर मोलों की संख्या वगैरह दिया रहे बच्चों, आयतन दिया रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां पर वही चीज इसको दूसरे तरीके से लिख दिया, या डायरेक्टली सांद्रता वगैरह दिया रहेगा तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, या ये, क्योंकि ये R क्या है, गैस समीकरण है, मतलब गैस स्थिरांक, तो यहां पर सब लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, सब लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो भाई पाई क्या है बच्चों, और उसके बाद यहां पर इस फार्मूले में अगर देखेंगे N क्या है, R क्या है, C क्या है, V क्या है, तो भाई सब चीज जानना बेहद जरूरी है ना बच्चों, ठीक है। तो देखिए पाई क्या है, तो भाई पाई है तो ये तो परासरण दाब ही है, परासरण दाब ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद N क्या है, तो भाई N मोल की संख्या है, जो मोलों की संख्या दिया रहेगा। अब उसके बाद R क्या है, तो भाई इसको बोलते हैं गैस नियतांक या स्थिरांक, गैस स्थिरांक है। वैल्यू कितना होता है 0.0821 ATM, लीटर ATM। उसके बाद प्रति केल्विन प्रति मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल में, ठीक, ये इसका मान हो जाता है। C क्या है बच्चों, तो C ये सांद्रता है, सांद्रता। V क्या है, तो भाई वॉल्यूम है, आयतन, ठीक। तो ये सब समझना जरूरी है। C लिखो या R, दोनों एक ही, सॉरी यहां जो S है और R वही समझो एक ही है। तो ये हो जाता है बच्चों परासरण दाब समीकरण, ठीक। तो परासरण दाब समीकरण ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार बनाकर रखना रसगुल्लों, वो इसलिए कि भाई ये इतना ज्यादा पूछा जाता है हर साल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हर साल बच्चों। इस पर न्यूमेरिकल पूरे के पूरे 3 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछता है। आप किसी भाई ईयर का उठाओ, चाहे 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, या तो इसमें परिभाषा इस पर, नहीं तो सबसे ज्यादा हर सेट में किसी ना किसी तरीके से एक इस पे न्यूमेरिकल जरूर पूछता है,
ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं भाई, एक और है इसमें, हमने बताया कि परासरण हो गया, एक पूछा जाता है बच्चों प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण, चाहे प्रतिपरासरण पूछा जाए या फिर प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिपरासरण का प्रति का मतलब ही होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। तो प्रतिलोम परासरण यानी उल्टा परासरण, जो परासरण की प्रक्रिया होती है जब वो उल्टी हो जाए तब उसको कहते हैं। अब इसको समझिएगा, जैसे भी हमने बताया कि भाई इसमें अर्धपारगम्य एक झिल्ली है, इधर सांद्रता विलयन की सांद्रता अधिक है। अब विलयन की सांद्रता अधिक का मतलब विलय की मात्रा इसमें ज्यादा है, घुली है, और इसमें सांद्रता कम है यानी विलय की मात्रा इसमें कम है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि भाई जब क्या करते हैं कि इसमें जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है तो वो परासरण कहलाता है। फिर हमने बताया कि जब इस पर प्रेशर लगाया जाए, ठीक है ना, यानी हमने बताया कि जब विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को ही रोक दे यानी उसका विरोध करे, तो उसको कहते हैं परासरण दाब। लेकिन यहां पर प्रतिलोम परासरण है या प्रतिपरासरण, यानी इधर से, अभी तक तो इधर से इधर जा रहा था, अब क्या करते हैं बच्चों कि जब विलयन पर, अगर हम ये विलयन जो है इस विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा दें, यानी इतना दाब लगाएं कि वो परासरण दाब से ज्यादा दाब हो, जो न्यूनतम दाब लगाया जा रहा था इससे पहले, उससे अगर हम ज्यादा दाब लगा देते हैं रसगुल्लों, देन परासरण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, यानी उसकी जो दिशा है वो दिशा ही क्या हो जाएगी बच्चों, बदल जाएगी। मतलब हम ये समझेंगे कि जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की जो दिशा है वो बदल जाती है। कहने का मतलब ये होता है, अब की बार जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से अब क्या करेंगे बच्चों, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर बहने लगते हैं। अब इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं प्रतिपरासरण या फिर कह लें प्रतिलोम परासरण। समझ में आई बात? अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, अब तो समस्या ना होनी चाहिए रसगुल्लों। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों ध्यान से समझिएगा, परिभाषा लिखेंगे कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, अधिक दाब लगा दिया जाए, ठीक, यानी परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, ठीक, यानी परासरण की जो दिशा है बच्चों वो क्या है, बदल जाती है। अर्थात ऐसे लिखेंगे कि अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक, मतलब ये चीज होता है। अब यहीं पर लिखेंगे बच्चों कि इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण, क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिलोम परासरण कह लें या प्रतिपरासरण, हमने बताया ना, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक, मतलब इतनी सीधी सी बात कि भाई यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए
तो परासरण की जो दिशा है वो बदल जाती है। मतलब अब की बार होगा क्या, विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगेंगे, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिपरासरण या फिर कह लें प्रतिलोम परासरण। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।